के बाद कि वो मुझसे चाय पानी मंगवाते थे, चाय सर्व करवाते थे, तो ऑब्वियसली ये वाले काम भी किए हैं। कई बार फेम और नेम ना इतने आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करा जाता, तो वो एकदम अपने अंदर आ जाता है कि हाँ भैया मैं ही मैं हूँ। कई लोग देखे वो झूठ बोल के छुट्टी लेकर आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार मेरा यूट्यूब पे मेरे को ये मत डालियो, मेरे को टैग मत करियो, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग मत करियो, मेरा बॉस देख लेगा मुझे। तो हाँ भाई हाफ डे हाफ डे हो गया, काम शो के लिए जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते और दूसरे को करने देना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो बट लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। हम अपने 9 से 6 की जॉब से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वर्क एंड जॉब इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। अक्सर जिम्मेदारियों को निभाते निभाते बहुत से लोग ज़िंदगी को जी नहीं पाते, पर जो लोग कुछ अलग चाहते हैं वो 9 to 5 से आगे जाते हैं। बीइंग इन योर कॉर्पोरेट लाइफ एंड फॉलोइंग योर पैशन, आज का ये पॉडकास्ट उसी के ऊपर है कि किस तरीके से आप अपनी नौकरी के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। और हमारे आज के जो गेस्ट है वो एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पे है और उसके बावजूद वो अपने पैशन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने गेस्ट के पास और जानते हैं क्या है उनका तजुर्बा और किस तरीके से वो अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं, क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो वो फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है तजुर्बा टॉक्स विद जितेश में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद हम मिल रहे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं। खैर बैठ के बात तो कभी नहीं हुई पहले, बट येस आपकी जो लर्निंग्स है वो मेरे बहुत काम आई है। आई मस्ट से दिस थिंग। सो बताइए कुछ अपने बारे में, अभी कैसी चल रही है लाइफ और क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट जैसे आप जानते हैं कि मैं बैंक में काम कर रहा था पहले, जहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग इकट्ठे ही काम कर रहे थे। फिर वहाँ 15 साल करीब काम करने के बाद में 2021 में मैंने यहाँ पे एक नोएडा बेस्ड एक कंपनी है जो कि ऑब्वियसली लंदन बेस्ड है। ओके। तो वो ज्वाइन करिए, इट्स अ फिनटेक। तो अभी उसके साथ ही एज अ हेड ऑपरेशंस अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो अच्छा है, सब बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती डिपेंड करती है कि आपकी नीड्स क्या हैं और कितनी जल्दी फुलफिल करना आप चाहते हैं उसे, और जितनी जल्दी हो जाती है ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत होती बिल्कुल जाती है। बिल्कुल सही बात है। सो करियर की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आज की डेट में आप ऑपरेशंस हेड हैं, बट आई मस्ट से कि पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा। सो हाउ इट वाज स्टार्टेड? ये बात है अराउंड 2001 की, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। तब मैंने कोशिश करी थी कि जॉब लग जाए कहीं पे। तो उस टाइम पे थोड़ा जॉब्स का सिनेरियोज बहुत अलग थे, तो इतना आसानी से जॉब्स मिलनी पॉसिबल नहीं होती थी, और वही होता था आप जिद्दोजहद में लगे रहते थे। तो हमने सपोर्ट मांगी थी किसी से, अपने फैमिली मेम्बर से, जो कि बड़े हार्ड तरीके से सीखा कि नहीं मांगनी नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने जहाँ मुझे लगवाया वो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मेरे को मिली थी वहाँ पे, बहुत पहले की बात है। तो मैंने भी खुशी खुशी कर ली नेहरू प्लेस में, और पता चला वहाँ जाने के बाद 2 दिन के बाद कि वो मुझसे चाय पानी मंगवाते थे, चाय सर्व करवाते थे। तो ऑब्वियसली ये वाले काम भी किए हैं स्टार्टिंग में। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी जर्नी मेरी। तो मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अपने बलबूते पे कुछ ना करने का नतीजा ये था कि चाय पानी पिला रहा था, सामान लेकर आ रहा था। तो वो लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है। तो वहाँ से छोड़ा और एक सोच बनाई कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब करेंगे। वहाँ से मैं मूव करा, फिर मेरे को एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली इनफैक्ट एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में। वहाँ पे मैंने जॉब करनी शुरू करी, और वहाँ से करियर जो है वो एक तरीके से ऊपर की तरफ जाता चला गया। और वो इस भी वजह से क्योंकि खूब मेहनत करी, पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कौन क्या बोल रहा है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे हो। उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि पैसा कमाना है, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव था कि थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर मनी इज द बाय प्रोडक्ट, जो कि आता रहेगा बाद में। बट तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कॉल सेंटर था ऑब्वियसली, वहाँ पे शुरू करा। वहाँ से फिर कॉल सेंटर में बूम था, हमारी पूरी इंडस्ट्री इस तरीके की थी। 2001 के बाद जो आपने नोटिस करा होगा, 2 कॉल सेंटर्स का बूम था पूरा। हाँ बिल्कुल। तो गुड़गांव में जॉब करना शुरू करा, वहाँ से मूव करा, फिर एक और कंपनी चेंज करी वहीं पर ही, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में थी। वहाँ से हमने चेंज करा, करते 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 कुछ रियलाइजेशन ऐसी हुई कि मेरे को एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली एक कंपनी में। तो एज अ ट्रेनर रोल मिला, मतलब लिटरली वो लोग ढूंढ ही ट्रेनर रहे थे, और मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो मैंने
इंटरव्यू तो दे दिया, जब इंटरव्यू दिया उन्होंने एक प्रेजेंटेशन कराने के लिए कहा, प्रेजेंटेशन भी दे दिया, तो ओवरऑल सब कुछ ठीक हो गया। तो वहाँ मुझे याद है मेरी 20,000 रुपये की सैलरी में जॉब लगी थी। तो उस टाइम पे 20,000 बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब ऐसा होता था कि 20,000 की जॉब लग गई तो इसकी शादी करा दो। तो लिटरली ये वाले मोड में हमारे घर वाले आ गए थे कि 20,000 की जॉब लग गई थी, लड़का अब शादी के लायक हो गया, ये अब सेटल हो गया लाइफ में। जो कि आज की डेट में 20,000 मेरे ख्याल से हम लोग जब बाहर जाते हैं खाना खाने या कहीं 5 स्टार होटल में, तो 20,000 का पता नहीं चलता। शॉपिंग करने जाओ तो भी 10-15 हज़ार रुपये पता नहीं चलता कहाँ चले गए। तो 20,000 की मेरी वो जॉब लगी थी। वहाँ से मेरा करियर ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे एज ए ट्रेनर ज्वाइन किया, फिर वहाँ प्रमोट हुआ एज ए सीनियर ट्रेनर। फिर एक बैंक में मैंने जहाँ ऑब्वियसली हम लोग मिले, वहाँ मैंने क्वालिटी हेड का रोल निभाया। फिर वहाँ से लर्निंग एंड डेवलपमेंट में घुसा, फिर 15 साल लर्निंग एंड डेवलपमेंट किया। तो वो एक मेजर स्टिंट मेरी लाइफ का जो है। तो इफ समबडी आस्क्स मी आज की डेट में कि आपका प्रोफाइल क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट उसमें सबसे पहले आता है। सबसे पहले तो मैं उस कंपनी का थैंक्स करूंगा कि जिन्होंने आपको एज अ ट्रेनर अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि आपका ट्रेनर बनना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आया। आई मस्ट कन्फेस दिस थिंग कि जब मेरा, जहाँ हम मिले थे, जहाँ हम साथ में काम करते थे, तो जब मेरा पहला दिन था तो आई सॉ यू वर द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मेरा इंडक्शन आपने ही लिया था। हाँ जी। राइट। तो आप जब जा रहे थे तो एक होता है ना यार, कई बार हमें कोई इंसान देखते ही लगता है कि यार मुझे इसकी तरह बनना है। सो यू आर दैट पर्सन जिसको देख के मुझे लगा कि नहीं यार, इस बंदे में कुछ बात है, इसकी पर्सनालिटी कुछ है। जब ये बोलता है, जब मैं इंडक्शन में बैठा, सो मेरी कॉम स्किल्स इतनी खास नहीं थी, तो मुझे डर था, तो मैं अपनी चेयर नीचे करके बैठता था कि आप सामने से मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछ लो क्योंकि कॉम स्किल्स अच्छी नहीं है, इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं आई वॉज जस्ट 18 years old एट दैट टाइम। तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोल पाऊंगा। तो मैं चेयर नीचे करके बैठता था कि यार ये कुछ पूछ ना ले। बट उसके बाद जब इंडक्शन हो गया, फ्लोर पे गए, तो पहली ट्रेनिंग जब मैंने आपकी अटेंड करी, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था। मैं कह रहा था नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ सवाल पूछेंगे, मुझसे नहीं बोला जाएगा। बट पहली ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद मैं एक ऐसा बंदा था अपनी टीम में जिसने सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, जस्ट बिकॉज आपकी ट्रेनिंग्स ने वो इम्पैक्ट डाला था मेरे ऊपर। थैंक यू। पहली बार कॉन्फिडेंस मिला मुझे। तो आपको देखते देखते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, आपकी ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स टू दैट कंपनी जिसने आपको पहला वो चांस दिया एज अ ट्रेनर, सो दैट यू कुड प्रोसीड दैट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो उसके बाद अभी जैसे मैं जानता हूँ कि अभी आप कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस भी देखता हूँ, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने आपको इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट के लिए। बट कैसे अपनी प्रोफेशन के साथ साथ आपने अपने पैशन को भी फॉलो किया? म्यूजिक एक्चुअली, मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप देता हूँ। मैं एक्चुअली एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पर सभी लोग म्यूजिकल बैकग्राउंड से हैं। सो मेरी बुआ एंड मेरी 2 बुआ हैं, जिनमें से एक जस्ट रिसेंटली पास्ड अवे, बट दोनों गाती थी। मेरे फादर भी गाते हैं, मेरे ताऊ जी जो थे वो भी गाते थे, मेरे दादी, मेरे दादा, ये सब म्यूज़िक से बहुत करीब का रिश्ता सबका था। तो घर में माहौल भी देखा था कि गाने चलते रहते थे, सारा टाइम गाने चलते रहते थे। आई रिमेंबर मेरे ग्रैंडफादर डिफेंस में थे, और वो घर जब वापस आते थे ऑफिस से, तो टर्न टेबल होते थे उस टाइम पे हमारे पास। वो टर्न टेबल पर जो थाली कहा जाता था, उस टाइम पे तवे कहा जाता था इसको, जो आज की डेट में डिस्क्स हैं, जो हमारे ग्रामोफोन्स या फिर जो टर्न टेबल्स की डिस्क होती हैं, तो वो आज भी मेरे पास हैं मेरे घर में, मैं आज भी सुनता हूँ। तो वो चला दी जाती थी और पुराने गाने चलते रहते थे। तो हमारे घर में हमेशा म्यूज़िक का माहौल रहा है और पता है। तो म्यूज़िक में मैं घुसा कैसे, मैं इसका क्रेडिट थोड़ा सा देना चाहूँगा। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में घुसा, और आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने वहाँ पर भजन गाने शुरू करे। तो जब वहाँ पे भजन गाने शुरू करे तो थोड़ा सा मैं खुला हल्का, और क्योंकि पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता था कि ठीक है गा रहे हैं, घर में गा लिया थोड़ा बहुत ठीक है, परिवार में गा लिया ठीक है, बट फिर धीरे धीरे थोड़ा खुला। और स्कूल में बचपन से मैं कॉन्गो बजाता था, ड्रम सीख रहा था, तो म्यूज़िक से नाता तो पहले से ही जुड़ चुका था। जब स्कूल में था, जब 4th स्टैंडर्ड में था, तो तब से बजाता ही आ रहा हूँ मैं ड्रम्स, और स्टेज शोज़ करता ही आ रहा था। बट गाना और परफॉर्म करना ये सब बहुत ज़्यादा खुल के नहीं कर रहा था। फिर आर्ट ऑफ लिविंग में मेरे को एक ऑप्शन मिला, तो मैंने चित्रा जी के साथ में बैठ के गाया, बजाया, मतलब और बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। विक्रम भैया के साथ में मैंने प्ले किया,
और उसके बाद आई रिमेंबर मैं जिस बैंक में काम करता था वहाँ पे एक और हमारे बहुत ही क्लोज मेरे मित्र हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, श्रीजू प्रेम राजन, जो कि काफ़ी जाना माना नाम है। उन्होंने मेरे को एक दिन इनवाइट किया कि चलो कुछ करते हैं। और आई रिमेंबर लोधी रोड में साईं बाबा का मंदिर है, उसके पास में हम लोग एक जगह है वहाँ पे गए थे, जहाँ पर मैं अपना तबला ले गया और एक गिटार, एक हारमोनियम, और हमने वहाँ पे बैठ के बहुत जैम करा। तो वो एक चीज़ है जो मुझे किक दी कि यार ये कुछ डिफरेंस है। मज़ा आया। उस रात मुझे कहीं जाना था तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि उस श्रीजू के फादर ने मेरे को और हम लोगों को सबको ऑप्शन दिया था कि रात को यहाँ पार्टी है, व्हाई डोंट यू कम एंड परफॉर्म यार। तो थोड़ा सा आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, बट एट द सेम टाइम मेरे को था कि यार मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो लेट्स नॉट डू इट। बट रीज़न वो नहीं था, रीज़न मुझे कहीं जाना था, शादी थी या क्या था पता मेरे को अभी तक ध्यान नहीं, काफ़ी साल पहले की बात है। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। फिर एक और हमारे मित्र हैं, वो मुझे मिले, उनका अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ओपनली, बट उनके साथ मैंने एक बैंड शुरू करा, और वो बैंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हुआ। बहुत ही क्लोज लोग हैं जो आज भी कनेक्टेड हैं, जैसे मेरे बेस गिटारिस्ट थे यश त्यागी, जिनके साथ हमने शुरू किया था बैंड। शुभम जिसके साथ जो गिटारिस्ट था उसके साथ हमने बैंड शुरू किया था। उसका जो वोकलिस्ट था जिनुराज, वो तो वहाँ से शुरू करते 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 तो वो पहला बैंड मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर, एब्सोल्यूट फेलियर। मैंने 6 महीने, 1 साल दिया, 1.5 साल दिया, हम ऑफिस में जैम करते रहे। इनफैक्ट हमारा ऑफिस बहुत सपोर्टिव था, ऑफिस में ड्रम्स खरीद के दे दिया हमें, क्योंकि फैमिली डे होता था तो वहाँ पर परफॉर्म करना होता था, तो वहाँ परफॉर्म करने के लिए उन्होंने हमें ड्रम्स खरीद के दिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के दिए, और हमने उसको यूटिलाइज अच्छे से ऑप्टिमली करा। टाइम देते थे कि आप जाकर परफॉर्म करो, प्ले करो। तो वो उस जब बैंक में मैं काम कर रहा था तब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे, पर वो बैंड अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही मेजर फेलियर हो गया। तो वो मैं जो सेटबैक था मेरे लिए, वो था कि अब यार कुछ करना है। फिर मैंने एक नया बैंड बनाया जिसका नाम था अघोरी, बहुत लोगों को इकट्ठा किया, और उस बैंड ने बहुत तहलका मचाया इंडिया में, मतलब बहुत तहलका मचाया। हमने करीबन 1.5 से 2 साल परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी। एंड आई थिंक सब जानते थे अघोरी एक नाम होता था, मतलब बहुत ही बढ़िया स्तर पे पहुंच गए थे। बट ठीक है, वो भी अलग कहानी है कि डिसमेंटल हो गया। वो भी हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, बिल्कुल। बट वो प्रायोरिटी सबको अपनी अपनी इधर उधर मूव करा लिए, तो इसलिए वो चला नहीं। बट हाँ ठीक है, म्यूज़िकल जर्नी बहुत अच्छी रही है सो फार, बट चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते। अब जैसे आपने बताया कि आपका फर्स्ट बैंड फेलियर था, सेकंड बैंड भी अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्ग रन में नहीं चल पाया। सो इनके पीछे के जो मेजर रीजंस होते हैं फेलियर के, वो क्या हो सकते हैं? देखो, एक बैंड में जो फेलियर का रीजन होता है ना, वो बड़ा बड़ा खराब होता है। एक्चुअली क्या होता है कि 4 या 5 लोग इकट्ठे ऑपरेट कर रहे होते हैं, और एकदम से नेम और फेम आपको मिलता है, आपकी पूछ शुरू हो जाती है। अब ना ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि इस चीज को कंटेन करना, इस चीज को एब्जॉर्ब करना बहुत आसान नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने जनता है, वो आपका नाम चिल्ला रही है, आप देख रहे हैं आपके सामने जनता है जो आपके साथ फोटो खिंचाना चाहती है, ऐसे 5-6 एपिसोड्स हो जाते हैं, आप देखते हो कि आपका नाम ऊपर चलता जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो ईगो का एलिमेंट है वो आ जाता है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। कई बार इंसान सब चीज छोड़कर वहीं पहुंच जाता है कि आई एम ब्लेसिंग टू मैनकाइंड एंड आई एम द गिफ्ट ऑफ गॉड टू द एंटायर यूनिवर्स, और मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है। बस ये चीज जो है ये ज्यादातर मार जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा किसी एक मेंबर को बैंड के, बट ये किसी के साथ भी हो सकता है। उसके बाद टिप्स जो आने शुरू हो जाते हैं, वो होने शुरू हो जाते हैं कि ट्रैक लिस्ट कौन सी यूज होनी है, सॉन्ग्स कौन से यूज होने हैं, कहाँ मैं लीड लूंगा, कहाँ मैं लीड नहीं लूंगा। किसी ने कुछ गलती कर दी तो आप इतने फ्री हो जाते हो कि आप एक दूसरे को सुना देते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कत हो जाती है।
फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कई बार कि वो जैमिंग नहीं कर पाते, और जैमिंग ना करने की वजह से आप क्या करते हो, आप सेम ट्रैक लिस्ट को चलाते जा रहे हो, वो अनदर चैलेंज आ जाता है मेजर। तो फिर ऑब्सोलीट हो जाता है, मार्केट में देखता है बंदा ये कुछ नयापन कर ही नहीं रहे हैं। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर टाइम नहीं दे रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप ग्रो कर पाओगे या तरक्की कर पाओगे। ये एक मेजर मैसेज मैं भी देना चाहता हूँ। जितने लोग बैंड्स रन कर रहे हैं, कुछ ऐसे बैंड्स हैं जो अमेजिंग तरीके से रन कर रहे हैं, मगर मैंने देखे हैं मेजॉरिटी ऑफ द बैंड्स डिसमेंटल हो जाते हैं, आपस में रंजिशें बढ़ जाती हैं, टिफ हो जाता है। तो मेरा सवाल है क्यों, ऐसा क्यों करना है? जब आप देख रहे हो कि आप कलेक्टिवली ग्रो कर सकते हो, ग्रो कर पा रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो नॉर्मल रहो ना यार, मतलब क्यों इतना परेशान होना है? तो ये एक मेजर, 2-3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से होते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये कोर रीजंस हैं कि कई बार फेम और नेम ना इतने आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करा जाता, तो वो एकदम अपने अंदर आ जाता है कि हाँ भैया मैं ही मैं हूँ, तो मैं ही खुदा हूँ। तो वो एक दिक्कत बहुत बड़ी बढ़ जाती है वहाँ पे। वो कहते हैं ना कि कामयाब होना डिफिकल्ट है, लेकिन कामयाबी को बनाए रखना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। सही बात है। तो हर कोई कामयाबी को हजम नहीं कर पाता, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो अभी जैसे आपने बताया दोनों बैंड मतलब कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं, तो अभी करंटली क्या चल रहा है म्यूजिक? तो अभी करंटली मेरा मेजरली ये है कि मैं ड्रम्स प्ले करता हूँ, ऑब्वियसली एज आपको पता है, प्लस कहोन प्ले करता हूँ। तो मेरा मेजर अभी ऑब्जेक्टिव है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरा कहोन की जितने लेसन्स हैं वो जाते हैं, तो वहाँ मैं अपने आप को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। प्लस इंस्टाग्राम पे मेजरली मेरा, कभी मैं गाने गाता रहता हूँ, कभी मैं कहोन के वीडियोस डालता हूँ, तो वो मेरा फोकस रहता है। इसके अलावा देयर इज़ मेरी बहन कह लो, मेरी कोलीग कह लो, सिंगर कह लो, मालविका, जिसके साथ मैं अभी परफॉर्म करता हूँ। तो ये एक लंबा रिश्ता है हमारा, हमने एक इस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे दिल्ली के क्लब्स में हम लोग परफॉर्म करते हैं मालविका लाइव के नाम से। तो वो आई थिंक अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉब भी चल रही है, बैंड भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, अपने लिए भी कुछ ना कुछ करता रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला जुला के। मैं थोड़ा सा इसको जॉब से रिलेट करना चाहूँगा। हाँ। कि अक्सर लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था, कि जब हम अपना कोई पैशन फॉलो करते हैं और जब हम ऐसे किसी पब्लिक फोरम में आते हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हम ये सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो इससे क्या कंपनी को कुछ मतलब इश्यूज नहीं होते? कि मतलब कईयों को ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कंपनी क्वेश्चन उठाएगी कि आप ये क्यों कर रहे हो, या फिर आप इससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उन सबको कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा चैलेंज है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा रूम में एंटर करता है जिसके टैटूज बने हुए हैं, उसके लंबे बाल हैं, ठीक है, उसने पियर्सिंग करा रखी है, कान भी छिदा रखे हैं और ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, और वो अंदर घुस रहा है एक रूम के अंदर ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कंपनी के अंदर घुस रहा है। तो सबकी नज़रें पहले उस इंसान पे जाती हैं, ये देखते हैं कि ये कौन है। और अनफॉर्चुनेटली एलिमेंट ऑफ परसेप्शन जो है वो वहाँ पे फॉर्म होता है कि ये जो बंदा है ये तो टैटू भी रखा है, लंबे बाल भी रखा है, पियर्सिंग भी है, और कपड़े भी इसने बड़े ऐसे पहने हैं। मतलब प्रॉबेबली मैं नहीं कहूँगा कि हम लोग कॉर्पोरेट में आजकल तो कैजुअल ही चलते हैं, तो कैजुअली आप अच्छे से ड्रेस हो जाते हो, तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ये कपड़े भी इसने कैजुअल ही पहने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कैजुअल एटीट्यूड वाला बंदा है जो सिर्फ काम कर रहा है इसलिए क्योंकि इसको शायद कहीं पैसों की जरूरत होगी, और बाकी इसका मेन फोकस तो सारा म्यूजिक पे ही होगा। या फिर एक स्टैंप लग जाता है कि ये ऐसा ही है, और ये इससे आप सीरियसनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑफिस में। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस मुझे आए थे, हर ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। परसेप्शन बनता है सबसे पहले ये काम होता है, और इसको बहुत टाइम लग जाता है हटाने में। और मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है ये कि आप मेरी लुक्स को देखकर मैं कैसा काम करूँगा उसे डिसाइड कर लेते हो आप, ठीक है। आप मेरी नॉलेज मेरे लुक्स के बेस पर डिसाइड करते हो, आप मेरी मोटिवेशन लेवल, मेरा ओनरशिप और मैं कितनी डेडिकेशन के साथ काम करूँगा वो आप डिसाइड कर लेते हो मेरे कपड़ों को और मुझे देखकर, या एक इंडिविजुअल की
लुक्स को देखकर, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, बट ये बहुत ही ख़राब चीज़ है जो मुझे लगता है कि आज के डेट में लोगों को समझना चाहिए कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, और अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है और वो और भी 10 चीज़ें कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। प्लस एक और जो चैलेंज आता है वो आता है सोच की, लोगों की, कि ये रात को शो करता है तो ये फ्रेश नहीं होता होगा, या ये यू नो सारा इसका फोकस इसी में रहता होगा कि इसको सैटरडे को शो पे जाना है, फ्राइडे को शो पे जाना है, या थर्सडे को शो पे जाना है। तो अगर आप बाई चांस छुट्टी भी मांग रहे हो तो सबसे पहला सवाल आता है कि शो पे जाना है क्या। तो वो मैंने फेस किया पास्ट में। अभी सिचुएशन वेरी डिफरेंट हो गई है, अभी सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई है कि लोग समझते हैं इस चीज़ को, बट हर जगह नहीं होता है। तो क्या शो पे जाना है क्या, तुम शो ही करते रहो, तुम्हारे लिए वही बना है। तो कई बार ऐसे मीटिंग्स में ऐसी भी डिस्कशंस हुई हैं, क्या तुम्हें फुल टाइम यही म्यूजिक ही करना है क्या, तो तुम जॉब क्यों कर रहे हो, तुम जॉब छोड़ दो। तो आई मीन इट इज़ माई चॉइस, मैं जॉब कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। मुझे एक्सेल, वर्ड, स्प्रेडशीट्स और अपने जितने भी HR के पॉलिसीज, प्रोसीजर जो भी बनाता हूँ, जो भी इस पर काम, आई रियली इंजॉय दैट। मतलब मैं पहला बंदा होता हूँ आज भी ऑफिस पहुँचने वाला, आई लव इट। मतलब ऑफिस में साफ सफाई हो रही होती है एंड आई एम द फर्स्ट वन टू रीच ऑफिस, ऑलवेज, एवरी डे, एंड दैट वाज द सिचुएशन इन माय प्रीवियस कंपनी एज वेल। तो ये एक बहुत क्वेश्चनेबल स्टेट में आ जाता है इंसान जब आप, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप एक रैंक्स पे ऊपर चले जाते हो ना, आप जैसे AVP के रैंक पर चले गए, सीनियर मैनेजर रैंक पर चले गए, वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस यही करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो वो सही नहीं है, मैं ये कहूँगा। इसको बदलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत राहत मिली थी मेरे पिछली ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे जो ऑपरेशंस हेड थे वो ही हिमसेल्फ वाज अ ड्रमर, और उनका अपना बैंड था। तो हम लोग बहुत अच्छा जेल किए, और वहाँ मुझे बहुत कंफर्ट मिला क्योंकि उनको पता होता था शोज़ हैं, जाना है, वापस आ रहा है। वो भी बहुत डेडिकेशन से काम करते थे, मैं भी डेडिकेशन से काम करता था। नहीं तो अगर आप देखिए ना, डेडिकेशन से अगर काम नहीं करा होता तो आज की डेट में जहाँ पे भी पहुँचे हैं, इतना पूरा जर्नी कवर करके वो नहीं पहुंचे होते, तो हम कहीं ना कहीं वही म्यूजिशियंस ही रह जाते, या फिर वो नीचे के स्तर पे रह जाते। जो मैंने देखे हैं बहुत लोग वो वहीं रह गए हैं फॉर अ वेरी डिफरेंट रीज़न, कि वो लोग फुल टाइम म्यूजिक करना चाहते थे और काम वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे, पर वो म्यूजिक में अच्छा कर गए हैं आज की डेट में। तो इधर वे वो दोनों में से एक जगह पे अच्छा कर गए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बीच में अटक गए और बिल्कुल ही रह गए। या तो वो म्यूजिक पे पूरा फोकस कर रहे हैं, दे आर वेरी क्लियर। आई वॉज वेरी क्लियर, मुझे दोनों जगह फोकस करना है, और मैं दोनों जगह को कंपार्टमेंटलाइज बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। मगर आप लोगों की नज़रों से नहीं बच सकते, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इस पे आप पता नहीं, ये बहुत कोशिश करी है मैंने कि इसको ठीक कर सकूं। तो कोशिश ये रहती है कि फॉर्मल्स पहन के जाओ, फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहन लो, ट्राउजर्स पहन लो, तो दिखे नहीं ज़्यादा, जितना बाल बांध लो, वही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। तो कंपनीज, ये तो हो गई लोगों की बात कि ठीक है हमारे आसपास लोग हैं, तो कई बार होता है ना, उनको ऐसा लगता है यार मैं तो सिर्फ नौकरी करता हूँ, ये बंदा अलग कैसे करता है, ठीक है। लेकिन क्या कंपनीज को कोई प्रॉब्लम होती है? अगर मैं कंपनी, जब मैंने से कंपनी, इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या वो एक चैलेंज बन सकता है कि कल को अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉडकास्ट की ही बात करता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, तो अगर कल को इससे कुछ इनकम जनरेट होती है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन मुझसे पूछ सकती है कि क्या तुम इससे कमा रहे हो तो नहीं कर सकते, या XYZ कुछ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्या? देखो, मैं ये बिलीव करता हूँ, as far as something is giving you happiness, you should do it. That's one way of looking at it. Second, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू, मस्ट डू इज यू शुड एजुकेट देम कि देखो मैं पॉडकास्ट करता हूँ या मेरा बैंड है, मेरे को वहाँ से इनकम आती है, इतनी इनकम आती है, आप उतना डिस्क्लोज कर दो। आई डोंट थिंक ऑर्गेनाइजेशंस को आज की डेट में इतनी प्रॉब्लम है, बिकॉज ज़्यादातर लोग, पता है होता क्या है, हम लोगों के प्रोफेशन के अंदर ये दिखता है, ठीक है, आप पॉडकास्ट कर रहे हो ये दिख रहा है क्योंकि मीडिया में टीवी पे आ रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे सब जगह दिख रहा है, मैं शोज कर रहा हूँ, उसकी वीडियो रील्स जा रही हैं, सब जगह दिख रहा है। मगर एक IT का बंदा बैठा हुआ, ठीक है, एक कंपनी में जो IT मैनेज कर रहा है, वो बाहर 10 प्रोजेक्ट्स कर रहा है, freelancer.com से उठा रहा है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं उठा रहा है, वो भी कर रहा है, वो दिख नहीं रहा है, इसीलिए किसी को आपत्ति नहीं है। हमारा काम दिखता है इसलिए लोगों को आपत्ति हो जाती है। मगर मैंने जो नोटिस करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मैं भी आई एम ऑल्सो इन दी एचआर, और मैं हेड करता हूँ एचआर, तो अगर मेरे पास कोई आता है और बोलता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ साथ के साथ, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। एंड सेम इज द सिचुएशन विद माय मैनेजिंग डायरेक्टर, ही आल्सो डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ही वुड बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। एंड अगर सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, दोस्त, अगर आप जब तक टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, साथ ही साथ मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ, वो किसी भी चीज का हो सकता है, क्योंकि पैशन इज समथिंग जो आपको खुश तो रखेगा। पैसा दे ना दे, कुछ और दे ना दे, लेकिन आपको खुश जरूर रखेगा आपका पैशन, ठीक है। तो अगर मैं पैशन फॉलो करता हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी जो हैप्पीनेस होगी ना, वो मेरे काम में भी दिखेगी। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव वे में ही इम्पैक्ट करेगा मेरे प्रोफेशनल गोल्स में। बिल्कुल। तो अब मैं भी कंपनीज से कहूंगा जहाँ पे ये बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा फ्रीडम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना और आज से 10 साल पुराना जमाना बहुत फर्क आ चुका है। सोशल मीडिया आ चुका है, लोग तरह तरह की चीजें करना चाहते हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहता है आगे। तो उन्हें वो फ्रीडम मिलनी चाहिए कि जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको भी ये पॉलिसीज कुछ इस तरीके से बनानी चाहिए ताकि ये छोटी छोटी चीजें उसको उनके एम्प्लॉयज को किसी तरीके से इम्पैक्ट ना करे। बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट एनीथिंग दैट गिव्स हैप्पीनेस टू एन एम्प्लॉय और एनी इंडिविजुअल is giving happiness. Look at that statement only. Anything that gives happiness to an individual is actually giving happiness. So if you're talking about happy employees, right? Happy employee means better work, yes, better business. So आपको happy employee चाहिए है या sad employee चाहिए है? आपको एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसको अपना स्ट्रेस बस्टर का एलिमेंट पता है कि मेरे को घर जाना है, मुझे ड्रम पीटना है, मुझे सैक्सोफोन बजाना है, या मुझे गेम्स खेलनी है और मुझे वहां पे पॉडकास्ट डालने हैं। उसको पता है कि उसको क्या करके खुशी मिलेगी। तो अगर वो कर रहा है और उसी में उसका बाय प्रोडक्ट फाइनेंशियल गेन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को रादर सपोर्टिव होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही ये चीजें स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आपको एम्प्लॉय रिटेंशन ज्यादा मिले। एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहेंगे जहां पर ये सब चीजें उनको दी जाती हैं, ऑफर करी जाती हैं, और रिसेप्टिवनेस है। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत रिसेप्टिव होना चाहिए और आई थिंक आजकल है भी रिसेप्टिव। ज़्यादातर लोग जो भी बैंड्स में हैं या म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो लोग सब कॉर्पोरेट से आते हैं, तो वो है एलिमेंट। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने कई लोग देखे हैं वो झूठ बोल के छुट्टी लेकर आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार मेरा यूट्यूब पे मेरे को ये मत डालियो, मेरे को टैग मत करियो, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग मत करियो, मेरा बॉस देख लेगा मुझे। तो और एक और एंगल है यहाँ पे, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। हमें अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, ये जो म्यूजिशियन वाली है, अपने एम्प्लॉय से छुपानी पड़ती है कई बार। अच्छा। हाँ, हमें छुपानी पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरा पिछले ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने इंस्टाग्राम देखा और आके बोला, हाँ भाई तुम तो बहुत मजे कर रहे हो, तुम्हारी तो ऐश है जिंदगी में, यहाँ क्या कर रहे आए हो। तो वो थॉट बन जाता है। और अगर आप बाई चांस ऑफिस से बाहर जा रहे हो, लंच के लिए भी जा रहे हो, हाँ भाई हाफ डे हो गया काम, शो के लिए जा रहा है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए थे। तो तब मैंने रियलाइज करा कि ये जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ की जो बीच में ना वॉल एक क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे ख्याल से अच्छा भी है करना, अदरवाइज भी अच्छा है। वैसे भी मेरे को नहीं लगता कि हमें बिल्कुल ही क्लैरिटी देनी चाहिए जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होता। बाहर की कंट्रीज में बहुत डिफरेंट है, वहाँ बहुत रिसेप्टिवनेस है इन सब चीज़ों की, राइट। बट यहाँ पर एक बैरियर लगा के रखना पड़ता है। वो मैं आज भी लगाता हूँ। आज भी मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पे मेरे ऑफिस से लोग नहीं हैं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग खराब है, बट आई जस्ट डोंट वांट टू गिव एनीबॉडी एन अपॉर्चुनिटी टू फील कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से, तो सीरियसनेस खत्म हो जाती है। दे स्टॉप टेकिंग यू सीरियसली। तो दैट इज दी होल। कई बार आपके अंदर से बच्चा बाहर निकलता है, और वो बच्चा जब बाहर निकलता है तो आपका वो इंस्टाग्राम पे बच्चा दिख रहा होता है, राइट, मगर ऑफिस में आप अच्छे नहीं हो। तो वो जब उस रील को देखेंगे, वो एक थॉट प्रोसेस बनाएंगे, परसेप्शन क्रिएट होगा, तो वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से चला जाता है। आपके रिस्पेक्ट लेवल कम हो जाते हैं और आपको सीरियसली लेना कम हो जाते हैं लोग।
ये क्यों है मुझे नहीं पता, बट मैंने जब भी अपने बॉस को देखा है प्ले करते हुए, मैं उनके साथ शो पे भी गया हूँ, काफ़ी बार देखने भी गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और वापस आके उतनी ही रिस्पेक्ट रही है उनके लिए, क्योंकि रैदर बड़ी है कि वो अपने ऑफिस के साथ में अपना पैशन फॉलो कर पा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से कि दोनों चीज़ें इम्पैक्ट नहीं हो रही हैं और वो खुश हैं। तो हमें सीखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन आपके और मेरे जैसे लोगों से बनती है। बिल्कुल ठीक। ऑर्गेनाइजेशन कोई बिल्डिंग तो है नहीं, बिल्कुल। राइट? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते और दूसरे को करने देना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका एक कोई ना कोई पैशन होना चाहिए, सो दैट जब आप खुद पैशन फॉलो करेंगे ना, तो आप सामने वाले का भी सिचुएशन समझेंगे कि वो अगर ये सब कर रहा है। लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में चल रहा है। नहीं, Exactly. हमारे पास पर्सनल लाइफ है, उसके बावजूद अगर हम चाहें, हम ऑफिस से आके रेस्ट करेंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे, हमारी ऐश है। एक्चुअल में तो ऐश वही है ना, बट हम उसके बावजूद अपने सारे टाइम को निकालने के बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है, उसमें हम ये सब करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें खुशी मिलेगी। तो आइडियली सबको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। कुछ ना कुछ लाइफ में होते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है वो सोशल मीडिया पे ही होगा। अब जैसे आपका डे टाइम है वर्किंग या फिर नाइट शिफ्ट करते हैं? नहीं, डे टाइम है। तो डे टाइम में तो 9 to 6 हम पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ दी लोगों की जो है 9 to 6 की शिफ्ट रहती है। तो 9 to 6 के बाद ट्रैवल करने के बाद, दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक अपने आप में बहुत बड़ी जंग है एक। तो ट्रैवल करने के बाद टाइम कैसे बचता है कि आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जैमिंग सेशन भी कर लेते हैं, शोज भी कर लेते हैं, तो वो मैनेज कैसे करते हो आप? देखो, ये तो पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एक चीज आपको खुशी दे रही है, ठीक है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए क्या आपके अंदर उतना दृढ़ निश्चय आपने किया है कि आप वो करोगे, या फिर आप अपनी समस्याओं से ही जूझते रहोगे। अगर समस्याओं के बीच में ही अटक के रह जाना है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा 9 to 6 का जॉब, इसमें 9 घंटे चले जाते हैं, मैं 2 घंटे लगा देता हूँ आपके ट्रैवल के, राइट? तो आपके 9 और 2 11 घंटे हो गए, ठीक है। 11 घंटे में से मैं आपका फैमिली टाइम, खाना पीना 2 घंटे और निकाल लेता हूँ, तो आपके 13 घंटे हो गए। आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 13 घंटे आपने निकाल दिए। मैं कह रहा हूँ मैं 15 घंटे निकाल लेता हूँ और 5 घंटे सोने के निकाल देता हूँ, तो भी आपके पास इनफ टाइम बचता है ये सब करने के लिए। क्योंकि लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आपके पास टाइम कैसे बचता है, तो मैं उनको सिर्फ एक जवाब देता हूँ, वो ये कि मेरे पास 24 घंटे हैं। तो मैं अगर 15 घंटे भी अपने निकाल दे रहा हूँ तो भी मेरे पास आराम से 9 घंटे हाथ में बचते हैं। अगर ये 9 घंटे हाथ में बचते हैं, मैं इसमें से सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ और मैं 4 घंटे अपने ऊपर लगाता हूँ। तो 4 घंटे हैं हमारे पास। अगर आप रियलिस्टिकली देखोगे तो बहुत टाइम है हमारे पास, पर ये 4 घंटे में लोग क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। आप 4 घंटे में से आप 2 घंटे चलो फैमिली को दे दो और अपने काम कर लो, तो भी 2 घंटे ऑन अ डेली बेसिस अगर आप म्यूजिक को देते हो, पैशन को देते हो, रीडिंग को देते हो, वॉक को देते हो, जिम को देते हो, आई थिंक देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम तो सबके पास 24 घंटे है। एग्जैक्टली, टाइम सबके पास 24 घंटे है। और यही आप बोलो ना कि किसी ऐसी चीज के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल लें तो सबके पास निकल जाता है, राइट? तो पर इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, हम निकाल नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम है नहीं, टाइम है, 100% टाइम है। अगर आप ट्रैवल, मैं कहता हूँ आप ट्रैवल कर रहे हो, चलो मान लेते हैं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग में 10 चीजें कर सकते हो आप। यूडेमी आजकल अवेलेबल है, राइट? और 3600 लर्निंग साइट्स हैं, कॉर्सेरा एक्सेट्रा। जाओ लॉग इन करो, वहां पे सीखो 10 चीजें सीखने के लिए, बिल्कुल 1000 चीजें सीखने के लिए। ट्रैवलिंग में आप सीखो, अपना टाइम यूटिलाइज करो और जो आप वहां सीख रहे हो उसको इनकॉर्पोरेट करो आके घर के अंदर। तो क्या प्रॉब्लम है, आराम से किया जा सकता, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसको करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं पॉडकास्ट लगा लेता हूँ। आज हम पॉडकास्ट पे हैं तो पॉडकास्ट ही लगाता हूँ मैं। ज़्यादातर पॉडकास्ट पे इंफॉर्मेशन जितनी मिलती है बहुत ज़्यादा, वो मुझे कहीं से नहीं मिलती। तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ, मैं जब भी ऑन द मूव होता हूँ, और मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मैं जब ट्रैवल करता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो मैं और मेरी वाइफ बहुत रेगुलरली पॉडकास्ट लगा के छोड़ देते हैं। तो मेरी डॉटर को म्यूज़िक का शौक है, वो अपना ये हेडफोन्स पहन लेती है,
वो अपना उसको पता है कि मॉम एंड डैड पॉडकास्ट सुनेंगे, तो हम लोग पॉडकास्ट लगा लेते हैं एंड पॉडकास्ट सुनते हैं हम लोग। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे हमें, और मेरा रास्ता भी बीत जाता है। एक घंटे के पॉडकास्ट, आपने 3 पॉडकास्ट भी सुन लिए तो 3 घंटे तो ऐसे ही निकल गए, और आपको नींद भी नहीं आती, सबसे बड़ी बात। तो वो पॉडकास्ट वहाँ मेरे को हेल्प करते हैं। तो मैं अगर ऑन द गो, ऑन द मूव, अगर मैं वो टाइम को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, तो आइडिया इज टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। आप अपने टाइम को उस तरीके से बनाओ, डोंट बी द डोरमैट ऑफ योर ओन टाइम। उसको चैनलाइज करो, उसको प्लान, अपना डे ही नहीं प्लान कर रहे हैं लोग। पता ही नहीं है कि हम आज क्या करने हैं। बिल्कुल प्लानिंग ही नहीं है। अब प्लानिंग नहीं होगी तो टाइम बचेगा ही नहीं डेफिनेटली, क्योंकि रैंडम चीजें आ रही हैं, रैंडम चीजें कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी चल रहा है, तो दैट डजंट मेक सेंस टू अस एट ऑल। तो जैसे आपने बताया आप 5 घंटे सोते हैं खाली। हाँ जी। राइट। तो मतलब बहुत सारी रील्स आजकल चलती है कि कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए इंसान को, 8 घंटे की नींद तो मिलनी ही चाहिए। तो उस हिसाब से तो फिर मतलब उसके क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं? मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई इम्पैक्ट है। आई नो साइंटिफिकली प्रूवन है, सब है, पर डिपेंड करता है आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से कस्टम कर लोगे, बॉडी आपकी उस तरीके से कस्टम हो जाएगी। मैं नहीं कहता मैं रोज 5 घंटे सोता हूँ, 6 घंटे भी सोता हूँ, 7 घंटे भी सोता हूँ, बट जब जरूरत है, जहाँ जरूरत है वहाँ पे कट शॉर्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं राइड भी करता हूँ। राइट, आई एम अ राइडर एंड आई राइड विद अ लॉट ऑफ राइडर ग्रुप्स। अभी रिसेंटली मैं बीर बिलिंग गया था, मुझे जाना था, मुझे पता है मुझे जाना है, तो मैं सोया करीबन 11 बजे सोया था, 3 बजे मैं नहा लिया था उठकर, और 3:30 बजे मैंने अपना घर छोड़ दिया था। अगर आप मेरा व्लॉग भी देखेंगे उसमें 3:30 4 बजे मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका था और मैं निकल चुका था। तो आप देखिए ना, आप कट शॉर्ट करते हैं अपनी नींद को उस टाइम पे, आप कट शॉर्ट करते हैं क्योंकि आपको और अच्छी चीजें करनी है लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज और किस चीज से आपको ज्यादा खुशी मिल रही है। बिल्कुल ठीक बात। अब जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो भी तो उठते ही है, उठते हैं, क्योंकि पता है अगर ये मिस हो गई तो भाई नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्टली। बट वो नुकसान हम बाकी चीजों में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि हम कहते हैं चल ठीक है ना, ये अभी नहीं हुआ तो बाद में कर लेंगे। एग्जैक्टली। आप मैनेज कर सकते हो, आप हर चीज को मैनेज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो नींद 8 घंटे चाहिए है मुझे, मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी एक्सेट्रा, आई डोंट थिंक, मैं उस चीज को बाय नहीं करता हूँ। साइंटिफिकली मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मेरी बॉडी आज तक मुझे इस तरीके से परेशानी नहीं दी है कि नींद की वजह से मुझे परेशानी आई हो कभी, कि मैं सोया नहीं हूँ तो मैं लथार्जिक हूँ या फिर मेरे को दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नींद एक एलिमेंट है, आप बहुत सारे अपने एक्शंस पे कट शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कट शॉर्ट कर सकते हैं, और नहीं भी करना है तो भी 24 घंटे हैं यार, मतलब बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो कहीं ना कहीं नींद कम नींद से एडजस्ट करना, क्या आपको लगता है कि अगर मैं फिट रहूंगा तो मुझे नींद भी कम आएगी? मतलब अगर मैं अनहेल्दी हूँ तो शायद मेरी बॉडी ज्यादा लथार्जिक रहेगी, मैं थोड़ा लेजी फील करूंगा। कह सकते हैं फिटनेस आपकी हेल्प करती है नींद कम करने? डेफिनेटली करती है, इसलिए आपको मैं तो बोलूँगा 100% आपको जिम जाना चाहिए। मैं बॉडी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट फिटनेस के लिए जाना चाहिए। अपने आप को जितना फिट रख सकते हो उतना रखो, वॉक के लिए जाओ, अपना खाना खाने के बाद वॉक करो, नींद अच्छी आएगी, इमीडिएटली नींद आ जाएगी, साउंड स्लीप आएगी एकदम से, और आप फ्रेश उठोगे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। फिटनेस का तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, फिटनेस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो फिटनेस ज़रूरी है। अभी हमने थोड़ा पैशन के ऊपर डिस्कशन किया कि पैशन फॉलो करना चाहिए, बट एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के साथ कि उन्हें पता ही नहीं है कि पैशन ढूंढना कैसे अपना। बहुत से लोगों को अपना पैशन नहीं पता, और वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि उनका पैशन है क्या। तो वो उसका कुछ एक कहते हैं ना, कुछ प्रोसेस या कोई प्रोसीजर है कि जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ दिस इज समथिंग विच आई शुड डू? देखिए होता क्या है कि आज की डेट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों को पता रहता है या बच्चों को पता रहता है, क्योंकि आजकल के माँ बाप ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं हर चीज़ का। तो बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जैसे मैंने अपनी डॉटर को एक्सपोजर दिया सबसे पहले डांस का, उसने भरतनाट्यम कथक सीखना शुरू करा। फिर उसके बाद उसको टेनिस का रादर बैडमिंटन का शौक चढ़ा, उसने बैडमिंटन खेलना शुरू करा, वो छोड़ा, डांस छोड़ा, फिर कीबोर्ड बजाने के लिए गई, वो भी छोड़ा, उसको नहीं समझ में आई। फिर टेनिस खेलना शुरू कर, जब उसने टेनिस खेलना शुरू किया तो उसको समझ में आया कि उसका पैशन टेनिस है। तो आज की डेट में शी सेज कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में पैशन जो मेरा टेनिस है वही फॉलो करना है और वही मेरा प्रोफेशन होना चाहिए कायदे से। दैट इज़ हाउ शी थिंक्स राइट नाउ, क्योंकि एक्सपोजर दिया जा रहा है। माँ बाप ने एक्सपोजर नहीं दिया, वेल एंड गुड, हम तो दे सकते हैं अपने आप को एक्सपोजर। पिक अप अ बुक, स्टार्ट रीडिंग, यू मे फाइंड पैशन इन दैट, राइट।
अपने आप को एनरोल कर लो यार गिटार क्लासेस में, कीबोर्ड क्लासेस में, एक बार करके तो देखो, हो सकता है कुछ निकल आए। हम पुश ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को उस तरफ, हम अपने 9 से 6 की जॉब से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, राइट। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं काफ़ी अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोलता हूँ और मैं सबके लिए बोलूँगा कि वर्क एंड जॉब इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ। दैट इज़ द डिफरेंस। लोगों ने उसको अपनी ज़िंदगी बना दिया है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उसको हिस्से की तरह ही लेके चलना चाहिए। जैसे पैसा भी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पार्ट है, बट हमारी ज़िंदगी नहीं है। जिंदगी नहीं है। लोगों ने पैसे कमाने के पीछे इतना भाग गए हैं, कुछ भी लेके नहीं जाना है साथ में। बट दो वक्त की खुशी कुछ करने में मिल रही है, कभी बैठ के सोचा है वो क्या चीज़ है जो मुझे तो बैठ के सोच ही नहीं रहे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर आप बैठ के सोचेंगे, अपने आप को एक्सपोज करेंगे उस चीज़ में, तो आपको पता चलेगा शायद मुझे ये एक्सपोजर नहीं मिला, इसलिए मुझे पता नहीं था कि अरे ये तो मेरा पैशन है यार, ये पैशन बन गया है। रादर होता नहीं है पैशन, बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आप ऐसा पैशन क्या होता है, कुछ ऐसी चीज आ जाती है आपकी जिंदगी में जिसको करे बिना आप रह नहीं सकते, उसको करना जरूरी है, वही खुशी देती है, वो आपका पैशन बन जाता है और आप उसको कंटिन्यू करते रहते हो। और उससे कोई पैसे एसोसिएटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं, मनी एसोसिएटेड नहीं है, कोई जॉब एसोसिएटेड नहीं है, बस उसको करना ही एक अपने आप में वो आपका पूरा का पूरा जो होलिस्टिक हैप्पीनेस है वो वहीं मिल जाती है आपको, और वहीं से आप यू फील फ्री, आप रिलैक्स हो जाते हो। बड़ा सो मुझे मतलब कुछ टाइम पहले मैंने भी ऐसे ही अपना पैशन ढूंढा। मुझे ऐसा लगता है, मतलब नेट अगर हम कहें तो हिट एंड ट्रायल इज समथिंग जो आपको करते रहना चाहिए कि आज मैंने ये चीज़ ट्राई करी, आज मैंने ये चीज़ ट्राई करी। तो मैंने एक बार ऐसे ही नोट डाउन किया था कि मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं करना अपने फ्री टाइम में, सब लिख दिया। देन उसके बाद इनमें से क्या चीज़ें ऐसी है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिनको मैं टॉप 3 में रख सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग। तो इसी तरीके से ये अभी तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट इससे पहले आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज एंड मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स। मैं उससे फिर अपना वीडियोस बनाता था और वो वीडियोस यूट्यूब पे शेयर करता था। अब मैं आपको इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी ट्रेनिंग्स ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। सो जब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया तो मेरा जो एक होता है ना, हर इंसान एंटर करके बोलते हैं कि यार मुझे कॉर्पोरेट में ये लेवल अचीव करना है, या मुझे ऐसा बनना है, मुझे एचआर में जाना है, मुझे ऑपरेशंस में जाना है। तो माय पॉइंट वाज कि मुझे ट्रेनर बनना है, क्योंकि मैंने आपको देखा था, मतलब वो एक होता है ना कि यार मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उस समय सबके सामने बोलना मेरे लिए चैलेंज था, राइट। बट मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसा बनना है कि मैं वहां खड़े होकर बोल सकूं। अब मैं कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत सारे चेंजेस करे, मैंने बहुत कंपनीज चेंज करी, मैंने अपना बिजनेस भी सेटअप किया, तो वो नहीं चला। तो मैं एक ना कहीं कंसिस्टेंटली एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाया। अब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं जब नई किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा तो मुझे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लगना पड़ा, मतलब एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल से। तो अब ट्रेनर बनने के लिए उस कंपनी का एक क्लॉज था कि आपको AM एंड अबव होना चाहिए। अब मैं तो एग्जीक्यूटिव हूँ, अब मेरा, और वो एग्जीक्यूटिव मैं तब बनूं जब पिछले 6 साल निकल चुके हैं। मैं 6 साल से सोचूं मुझे ट्रेनर बनना है। तो ऐसे करते करते मैंने कहा यार ये मुझे बनाएंगे जब मैं AM बनूंगा। अब मैं AM, अच्छा, मैं उसके 3-4 साल बाद AM के लिए एलिजिबल भी हो गया, राइट। और मेरा 3 दिन का रह गया था खाली टाइम पीरियड कि 3 दिन बाद आई विल बी एलिजिबल फॉर ट्रेनर। मेरी सब बात हो गई, मैंने इंटरव्यू दे दिया, बस वो 3 दिन की वजह से कोई और हायर हो गया उस पर। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि यार मैं बस उसके बहुत करीब था, मैं एलिजिबल भी था और मैं अच्छे से कर भी लेता, बट नहीं हो पाया। देन मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं बैठूंगा। देन आई केम ऑन यूट्यूब कि मैंने कहा ठीक है ना, लोग मेरे से क्लासरूम में नहीं सुन सकते, लेकिन यूट्यूब पे तो सुनेंगे ना। देन वहां पे मैंने अपना सारा जो था कि मुझे ट्रेनर बन के क्या क्या सिखाना है, क्या सीखना है, और वो सब चीजें मैंने वहां से शुरू करी। तो इस तरीके से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। तो सोचो, कॉर्पोरेट की ही एक ड्रीम थी जो मैंने YouTube पे आके फुलफिल किया। तो वही बात है ना कि हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, बट हम लोग ये नहीं देखते कि कहाँ, कैसे, कब। जरूरी नहीं है कि वही करनी है जहां पर आप हो। आप अपने एवेन्यूज चेंज कर सकते हो बहुत आराम से, और उन एवेन्यूज को चेंज कर कर आप, अब ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ट्रेनर बनना चाहता है, राइट, वो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसे बोलना, बात करना, अच्छा, और कॉन्वर्सेशन, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी करना है। तो कम्युनिकेशन, अभी आप जो कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन है।
तो ये भी एक बहुत ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के पॉडकास्ट कर सकता है। तो आपका जो एक ट्रेनर का जो एक एस्पिरेशन लाइफ का है वो कहीं ना कहीं निकल के आता है। हम सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीज़ें सोचते रहते हैं, बिल्कुल, और हमें पता नहीं चलता वो कब रियलिटी में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो ये भी उसी का ही एक भाग है, आप कह सकता हूँ। बिल्कुल। सो सर, आपकी लाइफ में जैसे बहुत सारी आपने चीज़ें करी, 2001 से लेकर आज 2024 में बैठे हैं हम। सो बहुत सारे काम करे, बहुत सारी पैशन फॉलो किया, बैंड बनाया, नौकरी करी, अलग अलग तरह के काम किए। सो उन सब में कोई एक ऐसा सेटबैक जब आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार बस अब हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मतलब जैसे मेरी जॉब चली है मैं वही करूँगा, मतलब कभी ऐसा फील हुआ क्या? सेटबैक तो देखिए बहुत सारे आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। जब पहला बैंड नहीं चला था वो एक सेटबैक था, सेकंड बैंड जब नहीं चला वो भी एक सेटबैक था। इसके अलावा आई रिमेंबर मैं कॉर्पोरेट में था तब, तो खैर अभी भी हूँ, बट पिछली ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर एक मैनेजर मिल गई थी मेरे को, जो कि काफ़ी ध्यान रखती थी मेरा कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं है, तो बहुत ध्यान रखती थी। बिल्कुल फोकस था उनका मेरे पे, बिल्कुल इतना कि मतलब वो अपने आंखों से ओझल नहीं होने देती थी मुझे। तो वहाँ थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था, और वहाँ पर ये भी हो गया था कि क्योंकि मैं बैंड भी कर रहा था और साथ में ऑफिस भी चल रहा था, तो वो बहुत स्केप्टिकल थी उस चीज़ को लेकर। एंड देन उन्होंने मेरे को डिंग डाउन करना शुरू करा बहुत अच्छे तरीके से। मेरे को याद है मेरा मीडियर ख़राब किया, मेरा ईयर एंड ख़राब किया, फिर मेरे कुछ रिलेशंस मेरे हेड्स के साथ ख़राब किए, ये बोल के कि ये काम नहीं कर रहा। एंड देन इवेंचुअली रियलाइज द फैक्ट कि गड़बड़ हो गई है। तो आई वेंट टू माई मैनेजर्स, हेड्स के पास गया। वो इतना कंडीशन हो चुके थे कि वो सुने नहीं मेरी बात को। बट तब मेरे पास चॉइस एक था कि आई हैड अ चॉइस ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम देयर, बट मैंने वो नहीं किया। आई स्टेड, आई फॉट। हाउ डिड आई फाइट? आई स्टेड देयर, आई कंटिन्यूड टू डू व्हाट आई वाज डूइंग। तो मैंने ये नहीं करा कि मैं छोड़ दूँ ये जॉब और मैं चला जाऊँ कहीं और। मैं कंटिन्यू किया उसके साथ, जैसे उसको पसंद था वैसे किया। बिकॉज आई रियलाइज द फैक्ट दैट ऊपर वाले के डंडे में ना आवाज़ नहीं होती। जिसे कहा जाता है देर है अंधेर नहीं, तो वो मैं कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ बहुत स्ट्रांगली। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जो सब चीज़ें वो हमारे बारे में बोलती थी वही सब चीज़ें वो हमारे मैनेजर्स के बारे में बोलना शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे लोगों ने भी बताना शुरू करा कि ये she turned out to be a very different person, not the one who she projected. So I remember मैं चेन्नई से दिल्ली की फ़्लाइट में था और मेरे साथ मेरे यूनिट हेड थे, तो जिनको मैंने करीबन 1.5 साल पहले कंप्लेन करी थी। वो मुझे पीछे लेके गए, फ़्लाइट खाली थी, तो हम जाके बैठे। तो वो मेरे को बोले, एयर होस्टेस को बोले जूस लेकर आओ, तो वो जूस लेकर आए। तो हम बैठे ही बात कर रहे हैं। सर क्या हुआ? कह रहा यार आई जस्ट वांटेड टू अपोलोजाइज। ऐसे सर ऐसा क्या हो गया? ऐसा मतलब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आप अपोलोजाइज कर रहे हो, क्यों, क्या हो गया? कह रहे यार आई रिमेंबर 1.5 साल पहले तूने मेरे को कंप्लेंट करी थी कि ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। मैंने कहा सर करी थी, आपने सुनी नहीं, तो मैं आई कंटिन्यूड विद माई job and whatever I was supposed to do, I'm doing that. तो कहते हैं I know you're doing it diligently, but I realize the fact that मेरे को और भी जगहों से similar complaints आनी शुरू हो गई हैं। और हमने realize करा है कि हाँ that girl was fired from the organization because she was treating people really badly, and it was not only me. और उसके बाद my boss he promoted me. तो जो ये मैंने जो सेटबैक था, फाइट और फ्लाइट होता है जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है, मैं अगर फ्लाइट ले लेता ऑप्शन, देन कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो प्रमोशन नहीं मिलता जो मुझे मिला वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूरे उस दौरान
जो ट्रेनिंग्स डिलीवर करी सब करी, उसमें मेरे स्कोर्स अच्छे आए, पीपल अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट जो भी वो सीख रहे थे या सीख पा रहे थे वो इनकॉर्पोरेट कर पा रहे थे, इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे। तो वो सब मेरी डिलीवरीज सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, कभी मैंने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। तो यस सेटबैक आते हैं, बट सेटबैक का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। सेटबैक का मतलब है थम जाओ बट रुक मत जाओ, थोड़ा अपने आप को संभालो, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको कलेक्ट करो और सोचो इस टाइम पे सही चीज़ क्या है करनी। और मैंने एक चीज़ सीखी थी इस पूरे पीरियड में, वो ये थी कि मैंने किसी से बात करी थी, मेरे मौसा जी हैं थे राकेश सूरी, उनसे मैं बहुत बात करता था, मतलब ही वॉज लाइक अ फादर फिगर फॉर मी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा हो गया है तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली, उन्होंने बोला बेटा अगर इस समस्या का समाधान तू अगर ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इस समस्या का समाधान अगर अकॉर्डिंग टू यू इज रनिंग अवे, देन यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, तूने अपनी लाइफ में एक चीज सीख ली। मैंने कहा क्या? कह रहे टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशंस। तू आज भागेगा तो कल भी भागेगा, तो कभी फाइट नहीं करेगा। ही सेड यू स्टे देयर एंड यू फाइट टिल द एंड, डिलीवर द बेस्ट, डोंट गेट एजिटेटेड जस्ट बिकॉज समबडी इज सेइंग समथिंग, गिव योर बेस्ट। किसी ना किसी को कभी ना कभी दिखेगा, और वो जब दिखा तो वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो वो इतना ही नेक्स्ट लेवल चला गया कि मुझे वो जिसे कहते हैं बाउंस बैक, वो लिटरली बाउंस बैक था मेरी लाइफ का। और उसके बाद आई बिकेम द बॉस, आई बिकेम द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट एंड आई स्टार्टेड लीडिंग पूरा एक पूरा इंडिया लेवल पे LNS जो होते थे वो सारे मैं लीड करता था। तो मेरे नीचे टीम आ गई, आई बिकेम दैट पर्सन हु वाज, बट आई मेड श्योर दैट आई ट्रीट माई पीपल नाइसली। अगर पूरी ज़िंदगी में कुछ कमाया है तो मैं बोलूँगा लोग ही कमाए हैं। पैसा कमाया नहीं कमाया फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कमाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सेटबैक आते हैं, हमेशा आते हैं, मगर आप उस पर बोलो कि नहीं ये ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, तो फिर ख़त्म हो गई। अगर आपको लगता है ख़त्म हो गई ज़िंदगी तो आप सही कह रहे हो, मगर अगर आपको लगता है कि ख़त्म नहीं हो तो भी आप सही कह रहे हो। डिपेंड करता है नज़रिया क्या है, इस पर निर्भर करता है। कभी कभी सिचुएशन पे इंस्टेंट रिएक्शन नहीं चाहिए होता, बिल्कुल हमें वेट करना चाहिए, सिचुएशन को खुद भी समझना चाहिए, बाकियों को समझने का मौका देना चाहिए कि ठीक है अभी उनको नहीं समझ आ रहा, बट टाइम रहते वो भी समझ जाएंगे कि हम गलत थे या हम सही थे, वो सामने आ ही जाता है एक टाइम। सही बात है, हम ओवर प्रोसेस कर लेते हैं सिचुएशन को कई बार कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं भी करता था बहुत ज़्यादा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड, एंड मेरी वाइफ ने ये चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई थी मेरे को कि लेट इट बी, डोंट थिंक मच अबाउट इट, सो बी इट। जो हो रहा है वो होके ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? और जिस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो उस चीज़ को आप चेंज कर लो। तो इफ़ यू कैन चेंज अ सिचुएशन देन व्हाई आर यू अपसेट, इफ़ यू कांट चेंज अ सिचुएशन देन व्हाई आर यू अपसेट। दोनों सिचुएशन में जब आपका पास कंट्रोल ही नहीं है, एंड इफ यू कैन चेंज द सिचुएशन, चेंज इट एंड स्टे हैप्पी, वेरी सिंपल। तो अपसेट होने का लॉजिक क्या है? नहीं होता है। तो आई लर्न द हार्ड वे, बट यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर लास्ट क्वेश्चन, कि म्यूजिक के पहले और म्यूजिक के बाद की लाइफ में क्या डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। म्यूज़िक से पहले की ज़िंदगी होती थी जहाँ पर हम ऑफिस से वापस आते थे, अपने दोस्तों के साथ नीचे चले जाते थे, घूम लेते थे, मस्ती कर लेते थे, और कुछ ऐसा ल्यूक्रेटिव आउटपुट निकल के नहीं आता था कि हाँ कि कुछ किया। इट वॉज जस्ट अ रेगुलर 9 to 6 जॉब, वापस आए अपना निकाल दिया टाइम। बट म्यूज़िक के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। सबसे पहली चीज़ जो चेंज हुई वो ये कि आप जब म्यूज़िक करते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं, तो एक ठहराव आता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि म्यूज़िक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जो कि हम लोग नहीं देखते। तो वो जो ठहराव है वो मेरी लाइफ में मैंने इनकॉर्पोरेट किया, और बेनिफिट क्या हुआ, जितना स्ट्रेस था लाइफ का, जितना स्ट्रेस होता था वो सब पीछे छोड़ जाता था जब मैं म्यूज़िक करता था। तो ऑफिस से वापस आए, अगर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो बैठ गए ड्रम्स पे और बजाने शुरू कर दिया आपने, ठीक है?
उससे क्या होता था, जितना स्ट्रेस है वो वहीं रिलीज हो जाता था, तो वो एक काम करता था। इनफैक्ट ऑफिस के बाद हम लोगों ने जैमिंग रखनी शुरू कर दी बैंड की। तो हम क्या करते थे, ऑफिस जैसे ही पूरा दिन पता है कि आज खराब जा रहा है दिन, कोई बात नहीं, फ़ोन करेंगे सबको, तो फ़ोन करते थे सबको कि हाँ भाई कहाँ पे हो, यहाँ है, अच्छा चलो एक काम करो, आज जैमिंग है। क्यों है? बस जैमिंग है, करेंगे आज, बैठेंगे हम लोग बस। तो हम लोग बैठ जाते थे और बैठ के बस म्यूजिक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। उससे जितना स्ट्रेस था, मेजर डिफरेंस तो स्ट्रेस के लेवल्स पे ही आता है कि आपका जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो बहुत बहुत नीचे चला जाता है जब आप म्यूजिक करते हो। आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आपके अंदर सहनशीलता बहुत आ जाती है। कैसे आती है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ठहराव, सहनशीलता, लो ऑन स्ट्रेस, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई रहता है, ये सब चीज़ें हैं। एनर्जेटिक रहते हो आप। इनफैक्ट मैं कितनी भी नींद में हूँ, रात में, सुबह, कभी भी, मैं सुबह 6 बजे उठ के जैमिंग पे चला जाता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ के जैमिंग पे चला जाता हूँ, मैं रात को 11 बजे जैमिंग पे चला जाता हूँ, पूरी रात जैमिंग करनी है वो भी करता हूँ, क्योंकि वो पैशन है और एनर्जी वो देता है। मुझे पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा ना, तो जब वापस आऊँगा तो मैं थका नहीं होऊंगा, तब मेरे अंदर वो जो आई बी कंप्लीटली रिजुविनेटेड। तो वो रिजुविनेशन का, वो मेरे लिए एनर्जी का, वो मेरे लिए रिचार्ज होने का सोर्स बन गया है। और वो सोर्स जो है, जब मैं, कई बार होता है ऐसा कि, इनफैक्ट ये बड़ा कोइंसिडेंटल है, कई बार होता है कि मैं लो होता हूँ एनर्जी में और शोज नहीं आ रहे होते, तो मैं सिर्फ ऑलमाइटी को प्रे करता हूँ कि कुछ करो ऐसा यार। और कोइंसिडेंटल है मेरे साथ, मैं जब अपनी स्ट्रेस लेवल की हाईएस्ट लेवल पे होता हूँ, स्ट्रेस मैं वैसे लेता नहीं हूँ, मगर स्ट्रेस का मतलब है जब आप कुछ कर रहे हो, समस्याएं आई हुई हैं, उनके साथ जूझ रहे हो आप, ठीक है, आप मैनेज कर रहे हो, तो उस टाइम पे, एग्जैक्टली उस टाइम पे मेरे पास शो आता है। तो सरस्वती माता की इतनी कृपा रहती है मेरे को उस समय पे, मैं बोलता हूँ कि उसी टाइम पे मेरे को शो आ जाता है। एंड माई वाइफ ऑल्सो एट टाइम्स की आ गया शो, मतलब मैं उसको बताता हूँ, देख अभी मैं बोल रहा था मैं नहीं करूँगा। और एक और चीज़ रही है मेरे साथ, मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने म्यूजिक छोड़ने की भी सोची है। कई बार हो जाता है ऐसा, दिमाग आ जाता है कई बार, काफ़ी म्यूजिशियंस का आता है, ये बहुत स्टैंडर्ड है, ये मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा इसके बाद नहीं करूँगा। तो वो आपकी लाइफ का ऐसा टाइम होता है जब मैक्सिमम काम आता है आपका म्यूजिक से रिलेटेड, मैक्सिमम काम, मतलब जहाँ आप बोलोगे कि आपने नहीं करना है, उसी टाइम पे ही वो सबसे ज़्यादा वापस आता है। तो वो बाउंस बैक बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ तो भी है म्यूजिक में जो कि वो बहुत ही काइंड ऑफ सिग्नल है कि नहीं छोड़ना मतलब नहीं है। आप बने ही इसलिए हो कि आपको इसको कंटिन्यू करना, कहीं करना है। ठीक है, हर कोई उतने बड़े लेवल पे नहीं कर पाता, बट अपने लेवल पे अपनी हैप्पीनेस के लिए तो हर किसी को करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने बताया कि आफ्टर म्यूजिक लाइफ वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट, तो ये शायद हर किसी के पैशन के साथ होता है। जो इंसान अपना पैशन फॉलो कर रहा है, तो वो पैशन ही है जो उसको कहीं ना कहीं चार्ज अप करके रखता है, एक एनर्जी सोर्स बन जाता है कि भाई मैं अगर परेशान हूँ तो मैं अपना पैशन फॉलो करूँ। यू लुक फॉरवर्ड टू इट कि मैंने जाना है या मैंने खेलना है। जैसे मेरी डॉटर है, वो टेनिस खेलती है, तो अगर वो जब नहीं खेलती तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। तो मैं देखता हूँ वो चीज़ की, यू आर राइट, हर पैशन से रिलेटेड यही एलिमेंट रहता है। जहाँ वो पैशन की एक्टिविटी को कैरी आउट करते हो, वो हैप्पीनेस को ऐसा बढ़ा देता है कि आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ कर लिया लाइफ में। तो बहुत फ़र्क पड़ता है उस सब चीज़ों से। ये बहुत ही फनी और डिफरेंट क्वेश्चन है कि ये मोस्ट ऑफ द म्यूजिशियंस के बाल इतने लंबे करते हैं। ओके, देखो मैं अपने लिए बता सकता हूँ मेरे क्यों लंबे हैं। मैं एक सिख फैमिली से आता हूँ, राइट, बट मेरे घर में किसी ने टर्बन नहीं बांधी, तो मेरी इच्छा थी टर्बन बांधने की, तो इसलिए मैं कभी कभी टर्बन बांधता, तो मैं आपको फोटो भेजूंगा उसकी जरूर। तो वो एक रीज़न है। बट बाल खोल के रखने का और ये बड़े रखने का मेरा लॉजिक एक्चुअली मैं कभी सोचा नहीं, बट ये है कि हाँ हेड बैंगिंग करता हूँ जब ड्रम्स प्ले करते हुए, तो वो बाल पूरे मूव अराउंड करते हैं तो अच्छा लगता है। इट्स जस्ट अ फील गुड फैक्टर कि लंबे बाल हैं और वो एक लुक बन जाती है म्यूजिशियन की। अब ये क्यों होता है वो पता नहीं, वो शुरू से ऐसा रहा है। आप अगर आप ज़्यादातर म्यूजिशियंस को देखेंगे वो बाल नहीं कटाते हैं और, तो शायद आई डोंट नो, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद वो एक एनर्जी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। जैसे आपने कहा कि ड्रम प्ले करता हूँ, तो हाँ मैं अगर देखिए अगर मेरे छोटे बाल है और मैं हेड बैंगिंग कर रहा हूँ तो मेरे बाल मूव नहीं करेंगे, तो मुझे वो फील नहीं आएगा। तो जब मेरे बाल मूव करते हैं, जब मैं हेड बैंगिंग करता हूँ, उसकी भी कुछ वीडियो भेजूंगा आपको मैं, तो आप देखिएगा, पता वो फील ही डिफरेंट आता है।
बजाने वाले को भी, सुनने वाले को भी, देखने वाले को भी। मैंने देखी है आपकी वीडियोस, मैंने अभी आपका वो यूके के ट्रिप भी देखा, उसमें जब आपने टर्बन बांधी हुई है। हाँ। मैंने वो फोटो आज सुबह ही देखी शायद, या कल रात को देखी, कल रात को मैंने, डाली थी। तब मैंने देखा है वो। तो मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है जब आप ड्रम प्ले करते हैं, बाल ऐसे हिलते हैं ना। तो जब मैं छोटा था मेरे बाल थोड़े बड़े रहते थे, तो जब हम बॉलिंग के लिए रन अप लेते हैं ना तो बाल उड़ते हैं पीछे की तो वो तरफ। बहुत, मेरे को शोएब अख्तर और Exactly. एक पाकिस्तान के एक और प्लेयर था, उसके शोएब मोहम्मद शमी, उसके बाल बहुत अच्छे लगते थे। तो मतलब वो जब भागते हैं ना तो बाल ऐसे पीछे को उड़ते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं वो एक रीजन रहता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लगभग 10-12 साल बाद आपसे बात करी, बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को भी मिली और ऐसा पता लगा आपकी रियल लाइफ के बारे में कि क्या था। मतलब अब तक तो खाली उतना जितना देखा था उतना जानता था मैं आपके बारे में, बट यस आपकी जर्नी सच में इंस्पायरिंग है। बहुत कुछ किया, पैशन फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आई विश कि जिस तरह से आपका थॉट प्रोसेस है एज अ बॉस, आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो सिखाते हैं कि फॉलो योर पैशन, अपने सिर्फ 9 to 6 में मत रह जाओ, काम सिर्फ काम है, Right. उसको अपनी ज़िंदगी पूरी मत बनाओ, ज़िंदगी का हिस्सा ही रहने दो। Exactly. तो अगर ऐसे बॉसेस, ऐसे हेड्स और भी कंपनीज में बहुत सारे लोगों को मिले तो आई फील एक ना कॉर्पोरेट लाइफ, जितना आज की डेट में लोग परेशान, सैड, फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे, शायद वो चीज़ें कम हो जाएंगी। शायद नहीं, फॉर श्योर कम हो जाएंगी, बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा जितने भी सीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे बस इतनी गुजारिश है कि भाई अपने लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने का स्पेस दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, सो दैट वो अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। वो खुश रहेंगे तो आपका काम कभी सफर नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। अगर वो खुश नहीं रहेंगे ना, चाहे वो कुछ और करे या ना करे, बट आपका काम नहीं करेंगे ढंग से, नहीं करेंगे, ये फैक्ट है। बिल्कुल ठीक। सो थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए कि हमने अगर कोई गलती करी है तो हम उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जल्द मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।